गुड इवनिंग भाई, सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने वो टू पार्टिकल सिस्टम में जो शॉर्टकट डिस्कस किया था वो आ गया समझ में? तो उससे आगे बात कर लेते हैं, है ना। ये लिख लो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है ना। अब रिजिड बॉडी क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है भाई, रिजिड बॉडी एक बार समझें। तो आप कोई भी इस तरह का एक मास सोच लो, इसमें रिजिड बॉडी अगर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव पोजीशन है उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है ना। इसका मतलब आप इसको कैसे भी उलट पलट दो, अगर मान लो ये दोनों पार्टिकल इस लाइन पे लाई करते हैं तो आप इसको कैसे भी घुमा दो ये हमेशा इसी डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, है ना। तो किसी रिजिड बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम। हाँ, सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है वो। ठीक है ना, ये कह सकते हैं, है ना। जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि वो रिजिड है। रिजिड है इसका मतलब ये कि उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। आई बात समझ में सबको? ठीक। अब इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखो हमारा बेसिक तरीका क्या था। हम हर छोटे छोटे मास को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ कोई छोटा सा मास कंसिडर कर लेते हैं। अब मैथ्स में छोटे से मास को क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली अ वेरी स्मॉल मास को, डिफरेंशियल मास को क्या लिखेंगे हम? सर डीएम। डीएम, है ना। तो ऐसे डीएम लिख देंगे, ये डीएम हो गया। और इस डीएम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो है वो लिख देते हैं आर वेक्टर। ठीक है ना। अब ऐसे कितने डीएम है इस पूरी बॉडी में? ऐसे कितने डीएम मास है? एंडलेस। एंडलेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। सही बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं कि ये जो आर टाइम्स डीएम है, टेक्निकली तो हम क्या लिख रहे हैं? मास इनटू पोजीशन। जैसे एम इंटू आर लिखते थे ना, बट क्योंकि ये डीएम है तो इसको हमने राइट साइड पे लिखा है। तो ये आर डीएम लिखा हमने, और सारे ऐसे आर डीएम को आपस में क्या कर दें? प्लस कर दें। अच्छा, इस प्लस करने को मैथ्स में इंटीग्रेशन कहते हैं। यस सर। ठीक है, वो कर दिया हमने। और फिर इसको किससे डिवाइड कर दें? इसको हम इंटीग्रल ऑफ डीएम से डिवाइड कर दें। अच्छा, इंटीग्रल डीएम क्या बनेगा बेटा, ये बता दो। सारे डीएम डीएम आपस में जोड़ दूं तो क्या बनेगा? रिजिड बॉडी का मास। रिजिड बॉडी का मास बन जाएगा एक बार। ठीक है, तो आज से ये क्या बन गया हमारा? ये आर सी एम का फॉर्मूला बन गया। नोट करो इसको जरा, इंटीग्रल आर डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, है ना। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम सीख लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी? इंटीग्रल आर डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। सर लिमिट्स क्या होंगी मतलब? लिमिट बेटा वो है ना, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगी, इसलिए मैंने कुछ लिखी नहीं है ना। ठीक है है सर। ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो लाइन है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स होंगी वो लेंथ के अलॉन्ग होंगी। अगर एक एरिया है तो वो एरिया के अलॉन्ग होगी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है ना। तो अभी हम वो टेंशन नहीं ले रहे हैं ना। ओके सर। ये नोट कर लिया सबने?
यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, हालांकि ये हमने ऐसे ही चलते चलते कभी बात की भी थी सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि अगर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री से कोइंसाइड करता है। ऐसा कभी हमने डिस्कस किया था, कहीं पीछे ये बात की थी हमने, है ना। मैं एग्जांपल के लिए फिर से एक बार कह देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये रिंग है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? रिंग के सेंटर। रिंग के सेंटर पे ही, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे एक्सेस बना दें तो इधर और इधर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा मास, नीचे और ऊपर में इक्वली डिवाइड। तो जहाँ से भी आप यहाँ से एक डायमीटर बनाओगे उसके दोनों तरफ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। सर लेकिन Yes. सेंटर ऑफ मास हाँ मतलब हम लोग को रिंग के बाहर हाँ, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हमें समझ में आ जाएगी कि कैन द सेंटर ऑफ मास lie outside a body। क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका? यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या है वो समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसी के जैसी एक और रिंग रख देता हूँ। मैं थोड़ा सा गैप बीच में रख रहा हूँ, बट आप इस गैप को इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। ऐसे सोचो दिख ही नहीं रहा आपको ये गैप। एक बिल्कुल कम रेडियस से, हल्के से कम रेडियस की रिंग यहाँ पे रख दी। इसका सेंटर ऑफ मास भी मान लें यहाँ पे होगा, हो सकता है अभी अगर ये कहें तो। यस सर। फिर एक और रिंग रख देता हूँ यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी सेंटर पे होगा, मान सकते हो। यस सर। और रख देता हूँ, ये रखते चलता हूँ मैं ना। धीरे धीरे करते करते ये क्या बन जाएगा? सर डिस्क। डिस्क बन जाएगी। और डिस्क के अगर सेंटर ऑफ मास को मैं सेंटर पे कहता तो आपको कोई परेशानी नहीं होती मानने में, होती क्या? नो सर। नहीं होती। तो अब आप क्या करो ना, वापस से ये निकालते चलो, यहाँ से एक एक करके सिमेट्रिकली मास हमने वापस निकालते चले। फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? स्टार्टिंग वाला रिंग। स्टार्टिंग वाली रिंग। और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे। Center But sir, like, मतलब जो मेरा पॉइंट है वो समझना कि सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन का नाम है। सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट या पार्टिकल का नाम नहीं है। ये हमने बहुत पहले एक बार डिस्कस भी की थी। सेंटर ऑफ मास इज नॉट द Yes, sir. नेम ऑफ अ मास, इट्स ओनली अ लोकेशन। अच्छा, लोकेशन तो स्पेस में कहीं भी हो सकती है ना, यस सर। ठीक है ना। तो स्पेस में है। अब वो स्पेस में जो लोकेशन है वो बॉडी के फिजिकल डायमेंशंस पे लाई कर रही है या नहीं कर रही है, इट इज अनदर मैटर। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है। इसको ऐसे कह देते हैं, मान लो मेरे पास एक डिस्क होती है और मैं आपसे कहता कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी मानने में। सब लोग मान रहे थे क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, है ना। मैंने इस डिस्क में से एक छोटा सा हिस्सा ये वाला गायब कर दिया, ये हिस्सा गायब कर दिया। अब ये नहीं है, ये जो हिस्सा गायब किया इसका भी तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे है ना। यस सर। तो इससे क्या जो बाकी की डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास डिसलोकेट होगा? सर जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है तो उसका तो सेंटर ऑफ मास अब ये रिमेनिंग वाला Change पोर्शन करना बना चाहिए देते हैं। ना? देखो, हाँ देखो, ये रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो इसका सेंटर ऑफ मास इस रीजन में कहीं होना चाहिए? आई थिंक सो। नहीं, क्यों नहीं है? आपसे इसी बात को समझना, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको पार्टिकल से देता हूं। मान लो हमारे पास एम 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 और एम, ये लिख देता हूं यहाँ पे 0 1 2 -1 -2। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, बोलो हाँ। यस सर। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसमें से इसे उड़ा देता हूं मैं, देखो ये उड़ा दिया मैंने, ये उड़ा दिया। सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ है बोलो? सेंटर पे। Center. ऐसा कैसे हुआ? Origin. ऐसा क्यों हुआ? सर अभी भी मतलब हाँ हाँ बोलो ना, अभी भी equal सेंटर ऑफ मास distance ओरिजिन। में, हाँ। हाँ, क्योंकि हमने जिनको हटाया है उनको सेंटर ऑफ मास से सिमेट्रिकली हटाया है। सिमेट्रिकल समझ रहे हो ना, जितना राइट से गया उतना ही लेफ्ट से गया है। यस यस सर। ठीक सर। है। अच्छा, मान लो पहले मैंने यहाँ पे
यहाँ पे भी 1 2 इस पे m और m रख रखे होते। सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ पे होता, फिर से रख देता हूँ, देखो ये m और ये m, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का अभी भी कहाँ पे है, ओरिजिन। ओरिजिन पे है। अब देखो मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ है, ओरिजिन। ओरिजिन पे है। क्यों हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि हम जो हटा रहे हैं वो कैसे हटा रहे हैं, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली हटा रहे हैं, ठीक है ना भाई। सेंटर ऑफ मास कैसे बनता है, हर मास के m टाइम्स r कंट्रीब्यूशन से बनता है, मानते हो इस बात को? Yes, sir. ठीक है, तो जब मैंने इसको हटाया तो जितना इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था उतना ही यहां से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाला हटा दिया मैंने, कि नहीं? कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पॉजिटिव वाला की कंट्रीब्यूशन गया उतना ही नेगेटिव का भी चला गया, यस सर। है ना। अगर मैं इसको हटाता लेकिन इसको नहीं हटाता तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाता बेटा, नेगेटिव y एक्सिस। नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहां से देखो, जब मैं यहां से ये पोर्शन हटा रहा हूं तो सेंटर के चारों तरफ से इक्वली हटा रहा हूं कि नहीं हटा रहा हूं, देखो जितना इधर गया है उतना ही इधर से गया है, जितना इस लाइन के ऊपर से गया है उतना ही इस लाइन के नीचे से गया है। आप सेंटर के किसी भी तरफ एक डायमीटर खींच के उसके लेफ्ट राइट देख लो, इक्वल गया है, मास गायब हुआ है कि नहीं हुआ है। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, ये बात ठीक है। Yes, sir. और कोई डाउट है तो पूछ लो। तो क्या ये बात हमें समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी और एनी सिस्टम lie outside the body, यस सर। ठीक है ना। आप कोई भी इस तरह के, जैसे मान लो कि हम इस तरह से ना, ये नॉट जस्ट ऐसे बूमरैंग बना लेते हैं। बूमरैंग देखा है सबने, यस कुछ सर। ऐसा होता है ना, थोड़ा इससे बेटर ही होता है, बट है ना। इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं, ओके सर। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी पे लाई करना कोई मजबूरी नहीं है। नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ये बात ठीक है ना। यस सर। ये है एनीवे। तो एक रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब इसको अप्लाई करते हैं। इतना हमने समझ लिया है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, तो वो निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हाफ पे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे होगा, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। लेकिन यही रॉड मान लो इस शेप की हो, इस शेप की, ये ऐसे शेप की हो गई, अब सेंटर ऑफ मास सी के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा बेटा, ये बता दो मुझे। Right. राइट। के राइट में होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको, पक्का। Yes, sir. क्रिकेट का बैट देखा है सबने, Yes, sir. यस सर। है ना। उसका सेंटर ऑफ मास, जैसे क्रिकेट का बैट कुछ ऐसा होता है ना, ये तो बैट का हैंडल हुआ, फिर कुछ कुछ ऐसा मान लेते हैं, बैट ऐसा होता है। सेंटर ऑफ मास इस लाइन से नीचे होना चाहिए कि ऊपर, नीचे। नीचे होना चाहिए, ये पार्ट हैवियर है ना, ये बात सही है, यस सर। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम उन सेंटर ऑफ मास को तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही सिंपली सेंटर ऑफ सिमेट्री पे लाई करेंगे, क्योंकि वो हमें पहले से पता है, ठीक है ना। तो फिर हम कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं वो समझते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम एक हाफ रिंग ले लेते हैं, है ना, सेमी सर्कुलर मास ले लेते हैं, ये वो इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये सेंटर है। सेंटर ऑफ मास गैस करो कहाँ होगा, ओ के ऊपर या ओ के नीचे, ऊपर। ऊपर होगा, मानते हो इस बात को सब लोग। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ओ के राइट होगा, लेफ्ट होगा या ओ पे होगा,
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ O मास पे ओ होगा। पे होगा सर। हाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना राइट होगा ना लेफ्ट होगा, वो इसी लाइन पे होगा। क्यों होगा बेटा, ऐसे बता दो। सेंटर ऑफ मास सिमेट्री में। सिमेट्री में है ना, जितना इस लाइन के राइट में मास है उतना ही लेफ्ट में है। तो इतना तो हमें पता लग गया कि इस लाइन पे कहीं होगा, है ना। कहाँ होगा वो हमें पता करना है। क्लियर है यहाँ तक सब? अच्छा, अब ये देखो, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हमारा मास है वो एक एंगल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप यहां से एक एंगल बनाओ थीटा, और फिर एक छोटा सा एंगल बना लो डी थीटा। ये डी थीटा हो गया। ड्रॉ कर लो एक बार इसको। सबने थीटा और डी थीटा ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मान लेते हैं रिंग का टोटल मास m है और इसका रेडियस r है ना। तो कितने एंगल पे ये m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? कितने टोटल एंगल पे? यहां से चल के पाई पे, है ना। तो मास पर यूनिट एंगल, इसको मैं m बाय पाई कह दूं, चलेगा बेटा ऐसे? Yes, sir. तो ये जो छोटा सा मास है, यहां से लेके यहां तक देखना, यहां से लेके यहां तक ये जो छोटा सा मास है, इसको मैं dm कह रहा हूं। तो dm को m अपॉन पाई इंटू डी थीटा कह दूं तो गलत तो नहीं है भाई? m अपॉन पाई तो हो गया मास पर यूनिट एंगल, और कितने एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें मास चाहिए? डी थीटा पे। एक बार देख लो अच्छे से। सर एक हाँ हाँ बेटा। स्मॉल सा डाउट है कि वो हम्म। एंगल तो डी थीटा प्लस थीटा हुआ ना। नहीं बेटा, ये वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये इतना छोटा, ये मतलब ओके ठीक है, हम लोग वहीं से मेजर कर रहे हैं। इतने ही मास को कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हमें तो छोटे से छोटा मास चाहिए ना, तो dm इज द स्मॉलेस्ट मास जो हम इस पे सोच सकते हैं। तो डी थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल जो इस पे हम सोच सकते हैं, बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, और ऐसे कितने dm है? इनफाइनाइट है। ये बात ठीक है ना? यस सर। क्लियर है ये बात? dm लिखना आ गया? Yes, sir. अच्छा, किसी को अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। अगर हम लेंथ वाइज सोचें तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को क्या मैं ऐसा लिख सकता था? m अपॉन पाई आर। बोलो। Yes, sir. पक्की बात? तो मैं dm को ऐसा लिख सकता था कि m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। भाई ये जो आर्क लेंथ हुई, आर्क लेंथ समझते हो? आर्क लेंथ, ये आर डी थीटा हुई कि नहीं हुई? इतनी छोटी सी आर्क, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आर से आर कट जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। यस सर। एकदम क्लियर? तो अब देखो, जो मेरा वाई सी एम हुआ, वाई सी एम सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, वो लिखते हैं। इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट कौन बताएगा मुझे? ये अगर ये ओरिजिन है तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है? सर ये कितना है? आर है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ बेटा? ये R sin theta. R आर sin साइन theta. थीटा। तो देखो मैंने क्या लिखा? आर साइन थीटा इंटू एम अपॉन पाई डी थीटा, है ना। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है आर डी एम अपॉन, नीचे टोटल मास m आएगा, इंटीग्रल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आए तो और समझाऊं। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला देखना, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बना था हमारा? इंटीग्रल आर डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। तो आर क्या है? वो जो छोटा सा मास हमने लिया है उसका कोऑर्डिनेट। तो हम तो वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, तो इस छोटे से मास का वाई कोऑर्डिनेट लिखा हमने। कितना लिखा? आर साइन थीटा। छोटे से मास का डीएम कितना लिखा हमने? एम अपॉन पाई डी थीटा, और टोटल मास से डिवाइड कर दिया। एक बार अच्छे से देख लो।
कोई डाउट है तो पूछ लो, लिख लिया है तो बता दो। सर लिख लिया। m से m कटता दिख रहा है यहाँ पे, तो YCM अपना कितना बना, ध्यान से देखना, r अपॉन पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब कोई पूछ रहा था कि इसमें लिमिट क्या लेंगे, तो देखो लिमिट मैंने कहा ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है। थीटा कम से कम कितना होगा बेटा ये बताओ, जहां से रिंग शुरू हो रही है थीटा कितना है, 0। 0, देखो हमने यहाँ 0 लिख दिया, और जहां रिंग खत्म हो रही है वहां थीटा कितना हो जाएगा, पाई। पाई, पाई, यहाँ पे पाई आ गया। अच्छा, इंटीग्रल कर लेते हो क्या, यस सर। साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, कॉस पाई कितना होता है, -1। -1, कॉस 0 कितना होता है, 1। 1, तो ये कितना आ गया, ये हमारा हाथ से फॉर्मूला बन गया, YCM = 2r अपॉन पाई। एक बार अच्छे से देख लो, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लो। नोट कर लिया सबने, यस सर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, देखो कि ये जो हमारी हाफ रिंग है, ये बेस हो गया इसका, है ना, ये y एक्सिस बना लिया हमने, ये हम r/2 वाली लाइन बना देते हैं, या ये r/2 हुआ, ये r/2 हुआ। सेंटर ऑफ मास इस ये ओरिजिन हो गया, ये r/2 हो गया। सेंटर ऑफ मास इस r/2 से ऊपर आया या नीचे आया, एक बार इसको देखकर बताओ, सेंटर ऑफ मास r/2 से ऊपर आया या नीचे आया, एक बार सोच के बताओ। ऊपर। ऊपर है बिल्कुल। ये जो 1/π होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू 0.318 होती है, आगे के लिए याद भी रख सकते हो। तो जो 2/π होगा, सॉरी 2/π, इसकी वैल्यू 0.636 हो जाएगी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो 0.636 ऑफ r पे है, तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया हमारा r/2, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितना पोर्शन ऑफ रिंग है वो हैवियर है, किसके कंपैरिजन में, इन दोनों पोर्शन के कंपैरिजन में। यानी अगर हम इन दोनों का कंबाइंड मास लें तो वो इस टोटल मास से क्या आएगा, कम आएगा। ये बात समझ सकते हो। सर लास्ट पॉइंट रिपीट। लास्ट पॉइंट समझो, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर आया ना बेटा, यस सर। तो इस लाइन के ऊपर ज्यादा मास होगा या नीचे ज्यादा मास होगा, ऊपर। ऊपर। तो इस लाइन के नीचे देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है ना, यस सर। तो इन दोनों का कंबाइंड मास इस टोटल कंटिन्यूअस मास से क्या होना चाहिए, कम।
कम होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। Okay, sir. समझ आ गई बात? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। अब यही काम जो है, मान लो हम ले लेते हैं एक हाफ डिस्क है ना। हाफ डिस्क जो होगी वो बिल्कुल हाफ रिंग जैसी है, बस सॉलिड है, ये समझ लेना। ये हाफ डिस्क हो गई, ये सॉलिड है, ठीक है ना। तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली देखो इसी लाइन पे लाई करेगा, ये तो मानते हो, ड्यू टू सिमेट्री। Yes, sir. और यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कहाँ होगा वो कैसे पता करेंगे, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। हम ये कह देते हैं कि यहाँ से ओरिजिन से एक y डिस्टेंस पे जाते हैं और एक छोटी सी रिंग बना लेते हैं, है ना। वो छोटी सी रिंग बनाने के लिए एक काम करते हैं, मैं ये ब्लू हटा देता हूँ और यहाँ से एक रेड पोर्शन बना देता हूँ, है ना, ताकि ये जो थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक दिखाई दे रहा है आपको ना, इसी को हम इसकी थिकनेस कह देते हैं dy, है ना। y तो हो गई इसकी रेडियस और dy हो गई इसकी थिकनेस। ये रेड कलर की हाफ रिंग दिखाई दे रही है सबको? सबको ये रेड कलर की हाफ रिंग दिखाई दे रही है? यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बहुत सा इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाफ रिंग्स रख के मैं ये पूरी हाफ डिस्क बना सकता हूँ। मानते हो इस बात को? यस सर। तो यहाँ जो डीएम का काम है वो कौन कर रहा है? मास ऑफ द एलिमेंट्री हाफ रिंग, है ना। ये जो हमने एलिमेंट्री हाफ रिंग बनाई है, इसका मास जो होगा वो डीएम का काम करेगा। मानते हो इस बात को? Yes, sir. ठीक है, ये समझ लेना, थोड़ी सी मैथ्स है ना। शुरू में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट थोड़ा सा है ना जोर लगाओगे तो समझ ही जाओगे। अच्छा, यहाँ डिस्क के ऊपर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंगुलर तो नहीं है, वो है सुपरफिशियल, यानी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो डीएम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। मास पर यूनिट एरिया लिखते हैं। रिंग का मास ले लेते हैं कैपिटल एम, इस डिस्क का मास लेते हैं कैपिटल एम, और इस डिस्क का एरिया कितना है मुझे ये बताओ। ये एरिया कितना है हाफ डिस्क का एरिया? Pi r square by 4. पाई आर स्क्वायर बाय 2 है बेटा, 2, 2. 4 नहीं है, एक बार सोच लो। यस सर 2 है। सबको क्लियर है? Yes, sir. 2. ठीक है, देखो रेडियस हाफ नहीं हुई है इसलिए 4 नहीं आएगा, सिर्फ डिस्क हाफ हो गई है ना। ठीक है, बात समझ रहा हूँ? ठीक है, हाँ। ये हमने डीएम लिखा। अच्छा, अब ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग बनाई है, इसको मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर में बना देता हूँ, रेड कलर में बनाता हूँ, है ना, ताकि कॉन्टेक्स्ट हमारा वही रहेगा। ये जो हमारी एलिमेंट्री रिंग है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, है ना। इसमें कलर भर देते हैं। देखो, ये हमारे पास एक छोटी सी हाफ रिंग बन गई। इस हाफ रिंग को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं, ऐसे, तो एक स्ट्रिप यानी पट्टी बन जाएगी, स्ट्रिप। यस सर। इसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा? यहां से यहां तक थिकनेस कितनी होगी? dy, बोलो dy, यस सर। है ना। इसकी लेंथ बता दो कितनी होगी यहां से यहां तक। ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी होगी? 2y. हाँ बेटा बोलो कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है? सर पाई वाई पाई वाई, है ना। पाई आर, बिल्कुल सही है। पाई छोटा आर, जिसका छोटा आर तो छोटा वाई है ना, तो पाई वाई। पक्का? तो जो इसका छोटा सा एरिया हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ पाई वाई डी वाई, लेंथ इंटू विड्थ। गलत तो नहीं लिखा मैंने? नो सर। पाई से पाई कटता दिख रहा है, तो 2m वाई डी वाई अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा डीएम आ गया। अच्छी तरह देख लो,
सर हाँ बेटा। सर हमें अंदर का मतलब पूरा एरिया नहीं चाहिए था। नहीं, एरिया पूरा क्यों चाहिए बेटा? हमने तो कहा ना, ये जो रेड कलर की आपको छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप रखेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्ट्रिप्स, तो हम पूरी डिस्क बना लेंगे। ये बात समझ रहे हो? ओके यस सर। तो जितना एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वही मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। देखो जितना एरिया इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना। ये वाला जो अंदर का एरिया है ना, ये तो दूसरी जो रिंग्स होंगी उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, और इसके बाहर वाला इससे बड़ी वाली ने किया हुआ है ऑक्यूपाई। तो सर जो वो दूसरे अंदर की रिंग्स होंगी उनकी तो थोड़ी मतलब कम होगी ना। हाँ, उनका y डिफरेंट होगा, उनका dy भी Yes. डिफरेंट होगा, बिल्कुल है ना। ओके सर। पक्की बात है ना। तो हम तो क्या कर रहे हैं ना, इससे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, वो लिमिट के हिसाब से अपने आप होता रहेगा। ओके सर। ठीक है ना। अब बताओ, ये dm तो हमने लिख लिया, दूसरी चीज हमें लिखनी होती है इसका छोटा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, इंटीग्रल r dm अपॉन टोटल मास, यही लिखते हैं ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास का, इस dm का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन r कितनी है ये बता दो एक बार। अभी अभी हमने हाफ रिंग के लिए यूज किया है ना, तो r की जगह क्या लिखूंगा मैं? हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बेटा? 2r अपॉन पाई होता है। तो 2y अपॉन पाई लिख दूं, चलेगा? इसका रेडियस तो y है ना। यस सर। ठीक है, कोई धोखेबाजी तो नहीं लग रही है कि नई नई साइंस बना के पढ़ाई जा रही है? जो हो रहा है मैथमेटिकली हो रहा है। सोच लो, अच्छे से सोच लो। सर सही है। सही है। तो अब हमने कहा कि YCM निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ RDM अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इंटीग्रल RDM में r की जगह तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 2y अपॉन पाई, 2y अपॉन पाई, ये लिखा हमने। अच्छा, dm की जगह हमने क्या लिखा, dm ये है 2my dy अपॉन r स्क्वायर। तो 2my वापस आएगा तो यहाँ y स्क्वायर बन जाएगा, 2my dy अपॉन r स्क्वायर। ये देखो 2 मिलके 4 हो जाएगा, ये देख लेना, 22 नहीं बनेगा ये। डिवाइडेड बाय टोटल मास m से m कट जाएगा। तो YCM कितना हुआ? YCM हुआ 4 बाहर ले लिया हमने, पाई r स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रल में क्या बचा, y स्क्वायर dy, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ y देखो बेटा कहाँ से कहाँ तक होगा, y की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से r। 0 से r, ठीक है ना, 0 से r, 0 से r, यहाँ लिख दिया 0 से r, ये लिख दिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, y स्क्वायर डी वाई को 0 से r, कितना हो जाएगा ये? तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रल 0 से r कितना हो जाएगा? y क्यूब अपॉन 3। तो r क्यूब अपॉन 3 लिख दूं, चलेगा बेटा? यस सर। सर एक डाउट है, हम लोगों ने r के प्लेस में 2 पाई अपॉन पाई क्यों लिया था? r के प्लेस में, ठीक है ना। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हर छोटे से एलिमेंट को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। अगर वो एलिमेंट एक छोटा पॉइंट है तो उसकी पोजीशन डायरेक्ट r हो जाएगी, ये मानते हो? बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन अगर वो एलिमेंट खुद अपने आप में एक रिंग या छोटी डिस्क या छोटा स्फेयर हो तो उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना पड़ेगा ना। हाँ सर। सो मतलब बेसिकली जो हम लोगों ने हाफ रिंग था लिया, वहाँ जब पे हमने ना इस डिस्क को डिवाइड किया तो छोटी 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 हाफ रिंग्स में डिवाइड किया, तो हर हाफ रिंग का अपना एक क्या होता होगा,
स्मॉल सा मास, स्मॉल सा सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, स्मॉल सा सेंटर ऑफ मास। उस स्मॉल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को उसके मास dm से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके सर। सही है ना? मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको लॉजिक टेस्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है ना, हमने डिस्क वाला काम कर लिया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये आ जाए, क्या बोलेंगे हम इसको, एक हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर समझते हो, आधा आधा स्फीयर। ये हॉलो है, अंदर से हॉलो है। ये कैसे बना होगा, क्या रख रख के बना होगा? हॉलो हेमिस्फीयर में छोटा एलिमेंट क्या लें? स्मॉल डिस्क। डिस्क तो अंदर से भरी होती है बेटा, ये तो नहीं, खाली रिंग अंदर। रिंग रिंग ring। लेंगे। हाँ, तो इसमें हम क्या रिंग करेंगे ना, लेंगे। देखो हम ना ऐसे ऐसे एक रिंग बना देंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे है ना, ये एक रिंग बन गई है ना। ऐसी रिंग हमने सबसे बड़ी रेडियस की तो नीचे रखी हुई है, और उसके बाद छोटी 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 होती जा रही है ऊपर से। ये बात समझ रहे हो? यस सर। ऐसे बना लिया हमने। अच्छा, अब मान लो यही हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर अंदर भरा हुआ है, तो ये कैसे बना होगा, क्या रख रख के बना होगा? सॉलिड डिस्क। या तो सॉलिड डिस्क रख के बना होगा, या ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से हम एक हॉलो हेमिस्फीयर बना लेते हैं, और वो हॉलो हेमिस्फीयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना शुरू कर देते हैं। यस सर। तो भी बन जाएगा कि नहीं? यस सर। यस है ना? तो दोनों तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, डिस्क से भी कर सकते हैं और हेमिस्फीयर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हेमिस्फीयर हम क्यों प्रेफर करते हैं? जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका होगा, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आ चुका होगा। मानते हो? जैसे यहाँ पे रिंग का ऑलरेडी आ चुका था हमारे पास, उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन वो बहुत आगे की बात है, अभी फिलहाल इस पे आ जाते हैं वापस। देखो ये आर स्क्वायर कटता दिख रहा है यहाँ से आपको, एक आर बचेगा, तो हमारा वाई सी एम कितना हो गया, 4r ओवर 3 पाई। नोट कर लो इसको, 4r ओवर 3 पाई। डन सर। डन। तो हाफ रिंग और हाफ डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना आ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि, है ना, ऐसे ये मेथड में कितने लोगों को लगा कि बोर हो रहे हैं, या ऐसे कह देता हूँ, कितने लोगों को लगा अच्छा इतनी मैथ्स कैसे झेलेंगे? अगर ऐसा लगा तो अभी के लिए वो लगना बहुत नेचुरल है, क्योंकि अभी आपने उतनी मैथ्स फेस ही नहीं की फिजिक्स में, है ना। तो हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि भाई थोड़ा ज़्यादा है हमारे लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ ये काम भी हमें करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारी मैथ्स बेटर होती जाएगी वैसे वैसे हमारी हैंडलिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो ईजी होती जाएगी ना। हो सकता है अभी के लिए हमें ऐसा लगे कि भाई हमारे नन्हे से दिमाग पे जोर पड़ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, दिमाग भी धीरे धीरे हमारे साथ बढ़ ही रहा है ना। तो अभी क्या क्या बचा हुआ है इसमें ये देखना। दो नाम तो हमने ले ही लिए थे, हाफ मतलब हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर। उसके बाद हमारे पास कोन होंगे, हॉलो कोन और सॉलिड कोन, ये ठीक है ना। एक काम कर लेंगे अभी के लिए, मैं ना इंस्टेड ऑफ आपको ये सारे डेरिवेशन करा के मैथ से डराने की बजाय मैं अभी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सबके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दी हुई होगी। अभी के लिए उन्हें याद कर लोगे, इतना तो कर लोगे, किसका Yes, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको, ठीक है। यस सर। और No, डेरिवेशंस जो हैं वो हम करेंगे, है ना। तो वो एज एंड व्हेन आपकी मैथ्स बेटर हो जाएगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगोगे मैथ्स में, तब हम कर लेंगे, ठीक है ना। वो भले एट द एंड ऑफ द सिलेबस करें हम, चाहे अगले साल करें, वो मतलब उसके हिसाब से देख लेंगे कब हमारे मैथ्स ऐसी हो जाए कि हमें लगने लगे यार मैथ्स ज़्यादा ईजी होती है फिजिक्स से, ठीक है ना।
वो स्टेज पे कर लेंगे हम लोग, वो टेंशन अभी नहीं लेनी है। तो मैं लिस्ट दूंगा आपको, बस वो लिस्ट रट लेनी है, इतना तो कर लोगे? Yes, sir. ठीक है। इसी में जो यही वाला टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट बात जो हमें सीखनी है वो ये है, लिख लो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म rigid body having a uniform cavity. cavity माने cavity मतलब स्पेस। हाँ, रिक्त स्थान है ना, खाली जगह। समझ गए बात भाई? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत कॉमनली आते हैं, है ना, एटलीस्ट जो एलिमेंट्री लेवल एग्जाम है, जेईई मेन टाइप, उनमें तो आ ही जाते हैं। और कैसे होते हैं उसका आइडिया ले लेते हैं। तो कोशिश तो मैंने एक डिस्क बनाने की है, मान लेते हैं सही है ना। यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ। तो अब ये जो ब्लू पोर्शन है ना, इंक्लूडिंग द शेडेड पार्ट, ये किसी जमाने में क्या हुआ करती थी, पूरी की पूरी एक डिस्क हुआ करती थी, और इस डिस्क में से हमने ये रेड वाला पोर्शन रिमूव कर दिया। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है देखना, कि ये एक यूनिफॉर्म डिस्क थी, बोलो हाँ। यस सर। और जो उसमें से हमने निकाला है वो भी एक यूनिफॉर्म डिस्क है, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो जो हम सीख रहे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यानी जो रिजिड बॉडी विदाउट कैविटी है वो कैसी होनी चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और उसमें से जो कैविटी रिमूव की जाए वो भी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। Uniform. है ना, जो कैविटी क्रिएट की जाए वो जिस चीज को हटाने से क्रिएट हुई है वो भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस डिस्कस कर लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास, ये देखना, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ होगा क्या? यस और नो बोलो। सर किसका सेंटर ऑफ मास? इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था? यहाँ पे था ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्या वो सेंटर ऑफ मास अब उसके ऊपर या नीचे गया होगा कहीं? ऊपर नीचे नो सर। नो सर। नहीं No, गया sir. होगा। क्यों नहीं गया होगा बोल दो? सिमेट्रिकली मतलब रिमूव किया गया। सिमेट्रिकली रिमूव। Symmetrically cut. एक्सिस के cavity. जितना ऊपर से गया है मास उतना ही नीचे से गया है, मानते हो? Yes, sir. यस अच्छा, सर। सेंटर ऑफ मास लेफ्ट राइट हुआ होगा मूव? Left move हुआ होगा. लेफ्ट हुआ sir. होगा। क्यों हुआ Left. होगा? क्योंकि वहाँ सर ज्यादा लेफ्ट में क्योंकि मास राइट ज्यादा से है। मास रिमूव कर दिया गया है ना। तो ओवरऑल किधर मास बढ़ गया? लेफ्ट साइड बढ़ गया। Left side में. अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं, है ना, हम ये कहते हैं अपने आप से कि मान लो हम तो हैं भोले। क्या है हम? क्या हैं? अरे भैया सर बोले। भोले हैं ना, भोले। और जो भोला होता है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। तो हमें भी कुछ दीन दुनिया की खबर नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमारे पास दो मासेस हैं, सॉलिड डिस्क, पूरी ब्लू इमेजिन करो, कोई कैविटी नहीं, सॉलिड डिस्क इमेजिन करो, सॉलिड डिस्क ब्लू, दो है हमारे पास। और हमारे पास है, यहां लिख देता हूं मैं, रेड में लिख देता हूं, सॉलिड डिस्क रेड विद नेगेटिव मास। नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मास। ठीक है जी, हमने कहा हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है ब्लू और एक सॉलिड डिस्क है रेड, और रेड का मास कैसा है? नेगेटिव है। क्या कहते हो, कैसा है मास? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, जब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो टोटल मास क्या बनेगा बेटा?
0, ये मानते हो? सर लेकिन हाँ हाँ बोलो बोलो, बस मानना 0 है। करने के लिए तो उन्हें हाँ इक्वल होना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो ना, जहाँ जहाँ पे ये डिस्क रखी जाएगी उतना मास को खा जाएगी ना ये। अच्छा ओके सर। हाँ समझ गया ना, कि देखो ब्लू के साथ रेड का मिलना मतलब 0 होना, ये मानते हो बात? यस सर। बस, तो जहाँ जहाँ ब्लू मिक्सेस विद रेड वहाँ का मास गायब हो जाएगा। ओके सर। तो अपना सिस्टम समझ गए क्या? हमारा सिस्टम है एक सॉलिड ब्लू डिस्क, एक सॉलिड रेड डिस्क, बस फर्क क्या है, ये है पॉजिटिव मास और ये कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मास। मास। अच्छा, ओरिजिन अपना यहाँ ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा बोल दो बेटा, ये कितना होगा? देखो ये पूरा r है, तो ये कितना हुआ? R/2. r/2 है ना, ठीक है ना, सही है ना? तो अब देखो मैंने लिखा XCM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो हमारी, अच्छा एक पॉइंट और आएगा मास का, अगर हमारी सॉलिड डिस्क का मास m है, पूरी सॉलिड डिस्क का, तो ये रेड वाली डिस्क का मास कितना होगा, एक बार बता दो? कोई भी। अच्छा, किसका एरिया ज्यादा है? सब ब्लू वाले का। ब्लू वाले का। कितने टाइम ज्यादा है? रेड वाले से कितने टाइम ज्यादा है? 4 times. 4 टाइम्स। बहुत सही बात है, 4 टाइम्स। सबको क्लियर हुआ भाई 4 टाइम्स कैसे ज्यादा है? यस सर। सब लोग समझ गए, कोई नहीं समझना चाह रहा? तो अगर ये मास m है तो ये m/4 है, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो अगर ये 4m लिख दूं तो ये -m है, बोलो हाँ। यस सर। तो देखो XCM में मैंने क्या लिखा, 4m इंटू उसका सेंटर ऑफ मास 0 -m इंटू उसका मास कितना, उतना उसका सेंटर कहाँ पे, r/2 अपॉन टोटल मास कितना, 4m - m। हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात? एकदम क्लियर है सबको? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, XCM कितना आ रहा है? -R/6. -r/6, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? लेफ्ट में होगा। Left side लेफ्ट में. में होगा, है ना? r/6 टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर O, है ना? अब इस मेथड को समझने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि नेगेटिव मास होता है ये पचा पाना। नेगेटिव मास होता नहीं, हमने तो सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर हम एक सॉलिड नेगेटिव मास को सॉलिड पॉजिटिव मास के ऊपर रख दें, सुपरपोज करना कहते हैं ना जिसको, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ बहुत लोग होते हैं कहते हैं यार नेगेटिव मास तो हमें तो पच ही नहीं रहा है, तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। जितने लोगों को ये पच गया, ठीक है जी, वो तो आराम करें। जिनको ये बार बार देख के उल्टी आ रही है वो आगे की बात समझे, ठीक है? सेकंड मेथड समझ लेते हैं इसका, सेकंड मेथड है ना। ये रेड वाला और बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा कैविटी पार्ट हो गया। ये जो ब्लू है ये सिर्फ इतना पोर्शन है, इस बार ये मानते हैं, यानी कोई नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमारा ब्लू सिर्फ इतना मास है, इतना, ये है ही नहीं, इसमें कोई ब्लू नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ऐसा मानते हो? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूँ, कोई परेशानी? नो No. सर। ठीक है ना, इसको मैं C1 कह देता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लू। यहाँ ये जो रेड पोर्शन है, अगर मैं इसको वापस से फिल कर दूं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा यस प्लस सर। r/2 इस बात। Yes, sir.
अच्छा, अब अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास का वापस से सेंटर ऑफ मास लूं तो कहाँ आना चाहिए बेटा? सर ओरिजिन पे। ओरिजिन पे आना चाहिए। ये मानते हो इस बात को ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो बोलो। सर मतलब x भी फिर r/2 ही होगा। नहीं, x r/2 क्यों होगा बेटा? मास भी तो ज्यादा है ना उसका पोर्शन का, अच्छा ओके सर। है ना? ये समझो, ब्लू का मास कितना है? 3m। रेड का मास कितना है? सिर्फ m। फर्क है ना दोनों में? यस सर। ठीक है, तो मैंने लिखा कि अगर मैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लूं तो 0 पे आना चाहिए। तो 0 इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, 3m इंटू माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिखा बेटा मैंने? ओरिजिन के लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट में है इसलिए। फिर मैंने लिखा m इंटू r/2, ये तो पॉजिटिव लिखा, अपॉन टोटल मास। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा, बट टोटल मास मेरे पास 4m है। ठीक है ना? हो गया? सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है? सर ये बड़ा वाला ब्लू का मास इसके थ्राइस है। बिल्कुल थ्राइस है बेटा। क्यों है बताओ मुझे? पिछली बार टोटल सॉलिड का मास कितना था? 4m। उसमें से रेड वाले का मास कितना था? -m। बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। तो ये जो पोर्शन विद द कैविटी उसका मास 3m नहीं हो गया? देखो, ओके सर। यस सर। सोच लो, अच्छी तरह सोच लेना, यस सर। यस सर। पक्की बात। हाँ, तो यही है इसमें बात, है ना? एनीवे, x कितना है बताओ? r/6। r/6। माइनस साइन ऑलरेडी हम लेफ्ट में कंसिडर कर चुके हैं, तो नहीं आएगा इस बार। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या आपको इजी लग रहा है या कम कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो बता दो। नीचे वाला मेथड या ऊपर वाला मेथड? सोच लो। सर ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब इससे बेटर मेथड है? यस सर। वो मैथमेटिकल है, वैसे कई लोगों को अपील करता है क्योंकि प्योर मैथ्स लगा रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें। ये जिसे समझ में आए वो ऐसे समझ ले। वो कहे कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट विद अ कैविटी है, उसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में जा चुका है, ये हमें पता है। अगर हम कैविटी वाले मास को वापस लाकर रख दें तो सेंटर ऑफ मास फिर से वापस कहाँ आ जाना चाहिए? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ जाना चाहिए। यही लॉजिक लगा रहे हैं हम। यस सर। ठीक है भाई, यही है। यस। इतना सही फंडा है। ठीक, और देखते हैं, है ना? मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर विद ए स्फेरिकल कैविटी है। स्फेरिकल कैविटी, यानी जो काम पिछली बार हमने डिस्क में किया था वही काम इस बार किस में करेंगे? स्फीयर में। स्फीयर में करेंगे। ये हमने जो हटाया है ये एक स्फीयर है। सेम सिचुएशन समझ सकते हो, लेकिन इस बार स्फीयर है, 3D में सोचना आपको, है ना? तो इस बार कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हो? वो नेगेटिव मास वाला या सेकंड वाला? सोच लो पहले, वही लगाएंगे सीधे। करो डिसाइड, क्या करना चाहते हो? सर कोई सा भी चलेगा। अरे ऐसे मत करो यार, अपनी फरमाइश पहला बताओ। वाला। पहला वाला, है ना? हम नेगेटिव मास वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, है ना? वहां हमने एरिया कंपेयर किए थे क्योंकि प्लेन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट है, तो क्या कंपेयर करेंगे बेटा हम? वॉल्यूम। वॉल्यूम। कंपेयर करेंगे। तो ये लाल का रेडियस ब्लू के रेडियस का आधा है, बोलो हाँ। यस सर। यस ठीक सर। है, तो लाल का वॉल्यूम ब्लू के वॉल्यूम का कितना है, बोलो? 1/8। 1/8। तो अगर ये -m है तो पूरा मास 8m है, पूरा, नॉट कैविटी हटाने के बाद पूरा सॉलिड मास जो है वो 8m है, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पे है, इस पूरे सॉलिड का मास 0 पे है। तो हमने लिखा xcm, y की तो चिंता ही नहीं है हमें। 8m को किससे मल्टीप्लाई करूं? 0। 0 0। से। -m को किससे मल्टीप्लाई करूं?
R/2. R/2 r/2 से नीचे क्या लिखूं? 7m 8m minus m. 8m minus m, 7m है ना। बताओ कितना आंसर आया? -r/14 -r/14 आया, बिल्कुल सही है। कर लेंगे। इसका एक तीसरा तरीका भी है, मैं बताने से डर रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ। वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने पहले। yes sir तो Yes, इस पे sir. जो मैं कह रहा हूँ तीसरा मेथड जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो डिराइव कर लोगे, ऐसा लग रहा है इस हिंट से? कोई कर लो तो मुझे बताना। करोगे, ट्राई करोगे? yes sir सिर्फ आधा घंटा देना अपनी जिंदगी का, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। क्या सर? आधा घंटा देना पड़ेगा जिंदगी का इसके लिए। okay sir दे दोगे? yes sir कर पाओगे इतना सेक्रीफाइस? yes sir अच्छा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है आधे घंटे में जिंदगी में। कितने सारे यूट्यूब के वीडियो रह जाएंगे, टिकटॉक रह जाएंगे। कर लोगे इतना? yes sir चलो मान लेते हैं ना। तो एक काम करते हैं, है ना, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इस पे, उसको तो सॉल्व करना ही है। और ये जो मैंने हिंट वाला मेथड बताया है इसका ट्राई कर लेना, अगर आ जाए तो लिख के मुझे ग्रुप पे डाल देना। फिलहाल ये है कि जो हमने डिस्क वाला क्वेश्चन लिया था ना सबसे पहला, कैविटी वाला, इस बार हम इसमें कैविटी देखो ऐसी शेप की बना रहे हैं। ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखना, स्क्वायर है ये। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क में से हमने एक स्क्वायर शेप्ड कैविटी हटा दी है। दिखाई दे रहा सबको? यस yes सर। sir ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास भी लेफ्ट चला गया होगा। यस सर। Yes, sir. पता करना है कहाँ गया, कर लोगे? Okay, sir. हिंट चाहते हो? no sir बढ़िया, तो करके बताओ फिर मुझे, है ना। ठीक है, थैंक यू। thank you sir Thank you, sir.